हेलो दोस्तों, KVS, CTET, रीट, यूपीटेट, एचटेट के प्रीवियस ईयर के हेल्प प्रश्न पत्रों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2012 का प्रश्न पत्र। और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि इनसे है ना बार बार प्रश्न आपके KVS, CTET, रीट, यूपीटेट इन सब में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपरों से, ठीक है। और इनसे कोई अच्छा मॉक टेस्ट भी नहीं हो सकता। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप हल करके ज़रूर देखें। उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भी इनमें कहाँ तक एक एग्जामिनर पूछ सकता है। चलो आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। जो लर्निंग करते हैं उससे रिलेटेड कौन सा तथ्य इनमें से नहीं है। ऑप्शन एक है आपका, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन बी है, सीखना केवल विद्यालय में होता है। ऑप्शन सी है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। या डी है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि सीखना है ना हमेशा चलता रहता है। चाहे आप समाज में हो, घर में हो, बाहर हो, सड़क पे हो, सिनेमा में हो, कहीं भी हो, सीखना चलता ही रहता है जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। तो ये बात तो आपकी सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये तो सही है, ठीक है। सीखा आपका, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जो लर्निंग है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायक है बच्चे के, तो ये भी सही है, हमें नहीं पे जाना है। बी है आपका, सीखना केवल विद्यालय में होता है। ये गलत है आपका, सीखना केवल विद्यालय में होता है ये बात सही नहीं है, क्योंकि सीखना तो कहीं भी हो सकता है। सीखने के लिए भी आप विद्यालय में जा सकते हैं, और लर्निंग तो आपके परिवार में भी हो सकती है। आपके परिचित लोगों के साथ बैठते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। समाज में, सिनेमा में, कहीं आप जा रहे हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो ये बात इसकी सही नहीं है कि सीखना केवल विद्यालय में होता है और सीखना व्यवहार में परिवर्तन, ये तो है ही सही। तो आपका सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, बी कोल्डवेल कुक को, सी फ्रोबेल को, या डी सुकरात को। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है ना उसका जनक माना जाता है सुकरात को। और सुकरात ने है ना सीखने के 3 सोपानों के बारे में बताया था। एक निरीक्षण था जिसमें, एक अनुभव था और एक परीक्षण था। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हो गए आपके सुकरात। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर तो जाते हैं हम, जिसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं ना। या बी अज्ञात से ज्ञात की ओर, हाँ ये नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जाते हम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सी में क्या है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की ओर, हाँ ये भी जाते हैं। डी में पूर्ण से अंश की ओर, हाँ ये भी जाते हैं। यानी कि पूर्ण से अंश के मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, संश्लेषणात्मक विधि जिसे हम कहते हैं। तो देखो शिक्षण के कुछ सूत्र इस प्रकार से होते हैं, देखो जिसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, अनुभव से तर्क की ओर जाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। इन सभी विधियों के माध्यम से हम एक बच्चे को अच्छे से कक्ष में सिखा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। जो ब्लूम ने जो उद्देश्य बताए थे शिक्षण के,
उनके आधार पर से इनमें शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए चिंतन उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी ज्ञानात्मक उद्देश्य या डी क्रियात्मक उद्देश्य। देखो ब्लूम ने है ना शैक्षिक के 3 पक्ष बताए थे। एक तो आपका बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, देखो ये रहा। जो ब्लूम थे ना उन्होंने एक तो ज्ञानात्मक पक्ष बताया था, एक क्रियात्मक पक्ष बताया था और एक भावात्मक पक्ष बताया था ब्लूम ने। ठीक है, 3 पक्ष तो बताए थे, यानी ये 3 तो हैं, यानी ए चिंतन नहीं है, चिंतन उद्देश्य नहीं है। जो शिक्षण के प्रकार है ना उसमें भावात्मक हो गया आपका, और ज्ञानात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, चिंतन उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और ज्ञानात्मक उद्देश्य में पता क्या आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपकी जो सूचनाएं होती हैं ना, तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ये उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में आते हैं। और भावात्मक उद्देश्य में आते हैं आपकी रुचियाँ, आपकी अभिवृत्ति, ये भावात्मक उद्देश्य में आते हैं। और क्रियात्मक उद्देश्य में आते हैं आपके कौशल और शारीरिक क्रियाएं। ये 3 उद्देश्य बताए थे शिक्षण के ब्लूम ने, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिंतन उद्देश्य शिक्षण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी नवीन या डी कृत्रिम। देखो गिलफोर्ड ने संवेगों को 5 भागों में बांटा था। जो गिलफोर्ड थे उन्होंने संवेगों को 5 भागों में बांटा था। पहला था उनका प्राथमिक संवेग, दूसरा द्वितीयक संवेग, तीसरा कृत्रिम संवेग, चौथा सौंदर्यात्मक संवेग और 5वां था आपका बौद्धिक संवेग। तो देखो इनमें आपका द्वितीयक भी हो गया, ठीक है, और कृत्रिम भी हो गया और प्राथमिक भी हो गया, नवीन नहीं है, नवीन संवेग नहीं है। तो यानी 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? एक, बाल मनोविज्ञान पर बल, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान पर बल दिया जाता है, ऑप्शन ए तो सही है आपका। बी, बालक के व्यक्तित्व का आदर, बिल्कुल जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है ना उसका भी आदर किया जाता है, बी भी सही है। सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर सिद्धांत पर बल, यानी कि हर बच्चे में सीखने की अपनी अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो अलग अलग उसमें वो होता है, कोई धीमे सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई किसी विधि से सीखेगा, कोई कौन सी विधि से सीखेगा। तो आपके ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हैं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कैटल, बी आलपोर्ट, सी फ्रायड, डी या साइमन। देखो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। इन्होंने 3 सिद्धांतों के बारे में बताया था। इनके संप्रदाय इस प्रकार थे 3। एक इन्होंने ईगो बताई थी, एक सुपर ईगो बताई थी, ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, तीन संप्रदाय दिए, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो गए? सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। तो वंशक्रम संबंधी नियम कौन से हैं? ए प्रयासों का नियम, बी सीखने का नियम, सी समानता का नियम या डी स्वास्थ्य का नियम। देखो हेरिडिटी जो होती है उसमें कहते हैं ना माता पिता से बच्चे के अंदर लक्षण आते हैं, तो समानता होती है, तो आपका समानता का नियम जो होता है वो हेरिडिटी में आता है, ठीक है, वंशक्रम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंश समानता का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। जो अवधारणाओं का विकास है
वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए बौद्धिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से, या डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारी अवधारणा है ना, उनका मुख्य रूप से जो विकास होता है वो होता है बौद्धिक विकास से संबंधित। ठीक है। और बालक के जो अवधारणात्मक विकास के सिद्धांत है ना, उनको 5 सत्रों में गुजरना होता है। तो उनमें सत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निरीक्षण, दूसरा होता है तुलना, और तीसरा होता है पृथकीकरण, चौथा होता है सामान्यीकरण, और पांचवा होता है परिभाषा निर्माण। देखो, निरीक्षण में क्या होता है? हम विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और तुलना में क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। और पृथकीकरण का क्या मतलब होता है? भिन्नता और समान चीज़ों वाली चीज़ों को अलग अलग करते हैं। और चौथा क्या होता है? सामान्यीकरण। तो उसमें वस्तुओं का हम सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है। पांचवा होता है परिभाषा निर्माण। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित होता है आपके बौद्धिक विकास से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका वार्षिक परीक्षा, बी है आपका प्रश्नोत्तरी व खेल, सी है सत्र परीक्षा, या डी इनमें से सभी। देखो, जो रचनात्मक आकलन होता है ना, उससे संबंधित इनमें से आपका प्रश्नोत्तरी व खेल। ठीक है। ये रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं, प्रश्नोत्तरी व खेल। और कुछ तरीके और भी हैं जो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे सामूहिक गतिविधि करना कक्षा के अंदर, विद्यार्थियों का साक्षात्कार करना अलग अलग से, हर एक बच्चे का अवलोकन करना, जो बच्चे कुछ कर रहे हैं उसका प्रश्न पूछना, जो कुछ पढ़ा रहे हैं आप उससे संबंधित चर्चाएं, सामूहिक चर्चाएं। तो आपका प्रश्नोत्तरी व खेल भी इसी में आता है। ठीक है, रचनात्मक आकलन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी व खेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है या बाल मनोविज्ञान है, उसके मुख्य तत्व क्या होंगे? एक तो शिक्षार्थी खुद होगा, एक अध्यापक होगा, और एक सीखने की जो प्रक्रिया, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। ये अध्यापक है, क्या हो रहेगा? ठीक है। तो इनमें से सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी भी हो गया, ये शिक्षार्थी यहाँ पर। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, ये क्या आएगा यहाँ पर आगे? तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया? जो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहते थे? ऑप्शन ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन, या डी व्यवहार का अध्ययन। तो पहले हम कहते थे आत्मा का अध्ययन। ठीक है। सर्वप्रथम तो आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है। जो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा होता है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या डी ये सभी। देखो, तत्परता का नियम तो होता है सीखने के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है। एकता का नियम ये कुछ है नहीं। तो आपका होगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि दो समान एज वाले बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि मानसिक होगी, बौद्धिक होगी, सीखने की होगी, सामाजिक हो गई, उनकी शारीरिक हो गई, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो जुड़वाई बच्चे क्यों न हो। और जो विकास के सिद्धांत कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक तो निरंतरता का सिद्धांत होता है। एक जो विकास की गति है ना, वो विभिन्न होती है, अलग अलग। एक विकास क्रम में चलता है। एक एकीकरण का सिद्धांत होता है। एक परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसमें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक ये सभी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ही। ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 13 का सी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 14। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। जो प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी ना, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच में, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछ रखी है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य होता है। ए सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बी बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, या सी अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या डी बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। देखो, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास ये होता है आपका किशोर अवस्था में। बालक बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति ये होती है बाल्यावस्था में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में तो अलग अलग हो जाते हैं ना बालक बालिकाएं, अलग अलग समूह में खेलते हैं। लड़की अलग समूह में खेलती हैं, लड़के अलग समूह में खेलते हैं। तो और सी क्या कह रहा है, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना। नहीं, इसमें जो बाल्यावस्था है ना, इसमें तो एक साथ खेलते हैं सभी बच्चे मिलके। और बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य नहीं, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में जो अपने जो माता पिता है ना उनसे थोड़ा अलग रहता है बच्चा, जो अपने मित्र है ना उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। देखो, जन्मजात अभिप्रेरक कौन से होते हैं, जिन्हें हम पैदा होते हैं ना तभी से वो हमारे अंदर होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं ये चीज़ें। तो इनमें से कौन सी होगी, देखो प्यास भी होती है हमारे जन्म से, नींद भी आती है हमें, भूख भी लगती है। तो सुरक्षा नहीं है। जो सुरक्षा होती है ना वो आती है आपकी सामाजिक अभिप्रेरक में, जो आप बाद में लेते हैं। और एक होता है अर्जित अभिप्रेरक, यानी जो अभिप्रेरक है ना उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं जो हम जन्म से ही लेके पैदा होते हैं, जैसे भूख, प्यास और नींद आना। और एक अर्जित अभिप्रेरक हैं जो हम अर्जित करते हैं, जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, रुचि, ये सभी अर्जित अभिप्रेरक में आते हैं। और तीसरा होता है सामाजिक अभिप्रेरक, जिसमें प्रतिष्ठा, सुरक्षा और संग्रह, यानी कि धन का संग्रह करना। और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुरक्षा। ये होती है आपकी सामाजिक अभिप्रेरक। और जन्मजात अभिप्रेरक में आते हैं प्यास, भूख, निद्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था भाई, ये दिया था आपका पावलोव ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पावलोव। क्योंकि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया था ना आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, पावलोव। ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। तो ये सीखने के जो नियम थे वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने। तो जिसमें क्या था, एक तो आपका था तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम। ये 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। तो सीखने के संबंधित हो गया आपका थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है अभी। तो आपके ऑप्शन हैं कोहलर, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक। देखो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद में जो कोहलर है ना उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो उसी सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कोहलर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अभिप्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा, ठीक है।
अभिप्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है। हमने नहीं है पे जाना। देखो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आपका आदत, बी है चालक, सी है प्रेरक या डी है आपका उद्दीपन। तो कौन सा नहीं भाई अभिप्रेरणा का स्रोत। देखो अभिप्रेरणा के स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक तो आवश्यकताएं आती हैं आपकी, एक अंतर्नोदी जिसे हम चालक या ड्राइव कहते हैं, और एक आते हैं प्रोत्साहन, और एक आते हैं अभिप्रेरक जो मोटिव करते हैं आपको। तो इनमें से देखो आपके चालक यानी कि ड्राइव तो आते हैं, ठीक है, और प्रेरक भी आते हैं जिसको हम मोटिव कहते हैं, और एक उद्दीपन। ये तीनों चीज़ें आती हैं, चालक प्रेरक उद्दीपन। यानी कि उद्दीपन हो गया, प्रेरक हो गया, चालक हो गया। ऑप्शन ए हैबिट नहीं आती, आदत नहीं आती आपकी प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। अगला है आपका मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है। तो संवेग के साथ जो जिज्ञासा इसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। जो 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी ना जो मैकडूगल ने, तो उनमें उनके साथ हर एक के साथ एक संवेग जरूर जुड़ा हुआ है। तो देखो जो जिज्ञासा इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ होता है, वो जिज्ञासा के साथ जुड़ा होता है आश्चर्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बुद्धि लब्धि। ऑप्शन ए मानसिक आयु, ऑप्शन बी संवेगात्मक आयु, सी वास्तविक आयु या डी सामाजिक आयु। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, वो आपकी होती है मानसिक आयु की। देखो बुद्धि लब्धि बच्चों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक मान है, ठीक है। एक सूत्र नहीं था बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि जुड़ी होती है आपकी मानसिक आयु के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, मानसिक आयु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए है आपका बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मकता का, सी सामाजिकता का या डी ये सभी। देखो जहाँ नवीन विचार आ जाए ना, सृजन आ जाए, उत्पादन आ जाए, मौलिक चिंतन आ जाए, ये जुड़े होते हैं सृजनात्मकता के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और सृजनात्मकता के 4 गुण होते हैं। एक तो होता है प्रवाह, और एक होता है विविधता यानी कि विकल्प, और एक होता है मौलिकता, और एक होता है विस्तारण, ठीक है। ये 4 इसके तथ्य होते हैं, किसके, वो होते हैं आपके सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका प्रथम स्तर क्या होगा। ऑप्शन ए ज्ञान, बी संवेग, सी बोध या डी मूल्यांकन। देखो ब्लूम ने ना ज्ञानात्मक पक्ष के देखो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा था, जिसमें एक था आपका पहला था ज्ञान। तो ज्ञान आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा था बोध, तीसरा था उपयोग, और चौथा था विश्लेषण, और पांचवा था संश्लेषण, और लास्ट था इसका अंतिम मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दूसरे वर्ष के अंत तक यानी कि 2 साल तक जब बच्चा पहुंच जाता है तो उस शिशु के अंदर शब्द भंडार कितना हो जाता है अभी। ऑप्शन ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द या डी 10 शब्द। तो उस समय तक बच्चे में 100 शब्दों का भंडार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है। ए एग्रीफिया, बी डिस्कैल्कुलिया, और सी है आपका डिसलाफिया या डी डिसलेक्सिया। जो गणित से संबंधित जो अक्षमता होती है ना, तो वो आती है आपकी ऑप्शन नंबर बी डिसकैल्कुलिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। समावेशी शिक्षा का क्या अभिप्राय होता है।
तो समावेशी शिक्षा क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा, नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चे आएंगे। ऑप्शन बी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, ये आएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। तो देखो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन ए है आपका मूढ़ बालक, बी है योग्य प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष, सी है बधिर बालक, या डी अंधा बालक। देखो ये प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधित, ये भी शारीरिक रूप से विकलांग हो गया, बधिर ये भी, अंधा भी ये भी। तो ये मूढ़ जो बालक होता है ना, वो शारीरिक में नहीं आता, मूर्ख जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता बालक से संबंधित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना हमें। एक ब्रेल लिपि, ये इसमें तो सिखाया जाता है दृष्टिबाधित को, ये तो ए तो है। बी त्रिविमितीय आकृतियों का स्पर्श, ये भी है, ए और बी दोनों तो हैं। सी विशेष प्रकार की छड़ी, हाँ ये भी है, ए बी और सी। डी हियरिंग एड, ये नहीं है, ये होता है जिसको सुनाई नहीं देता ना, हियरिंग एड उसके लिए होता है जो जिसको सुनाई नहीं देता, जिसे बच्चे को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आज का आपका अंतिम प्रश्न है मानसिक रूप से विकलांग में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जड़ बुद्धि, बी मूढ़ बुद्धि, या सी असामाजिक कार्य, या डी अल्प बुद्धि। देखो मानसिक रूप से विकलांग में क्या क्या आएगा? वो जड़ बुद्धि भी आएगा आपका, मूढ़ भी आएगा, अल्प बुद्धि भी आएगा। असामाजिक कार्य की जो ये असामाजिक कार्य नहीं है मानसिक रूप से विकलांग में, क्योंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो प्रतिभाशाली जो छात्र होता है ना, वो भी असामाजिक कार्य कर सकता है। जो समाज के विपरीत जो कार्य होता है ना, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि मानसिक रूप से विकलांग में ये संबंधित नहीं है। ये आज आपका पूरा हल प्रश्न पत्र हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।